नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जम्मू दौरे से जुड़ी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। 26 जनवरी 2026 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। उनके स्वागत के लिए पार्टी की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थी। जम्मू एयरपोर्ट से लेकर एमए स्टेडियम तक जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और नितिन नवीन का ये दौरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर किया गया। ये पखवाड़ा 23 जून को डॉक्टर मुखर्जी के पुण्यतिथि पर शुरू हुआ था और आज उनके जन्म दिवस पर मिश्रीवाला में आयोजित भाजपा एक भव्य कार्यक्रम में इसका समापन हो रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भाजपा के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर के साथ एक विशेष संबंध रहा है। वर्ष 1953 में तात्कालीन परमिट सिस्टम के विरोध में उन्होंने लखनपुर में अपनी गिरफ्तारी दी थी और उसके बाद उन्हें श्रीनगर ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। भाजपा उनके बलिदान को जम्मू कश्मीर के भारत के साथ पूर्ण एकीकरण के संघर्ष का प्रतीक मानती है और आज के कार्यक्रम में भी इसी संकल्प को दोहराया गया। इस दौरे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरन चुग और प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। मिश्रीवाला में जनसभा में संबोधित करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में गए और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और संगठनात्मक गतिविधियों और आने वाली समय की रणनीतियों पर और राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की गई। शाम को वो जम्मू के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद कनाल रोड स्थित में भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें संगठन की कार्यप्रणाली, विभिन्न मोर्चों की गतिविधियां और राजनीतिक स्थितियों की समीक्षा की गई। कल यानी कि 7 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो प्रजा परिषद के संस्थापक पंडित प्रेमनाथ डोगरा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा सांसदों, विधायकों, पूर्ण जनप्रतिनिधियों और युवाओं कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक और संवाद भी करेंगे। इस बीच भाजपा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा जम्मू कश्मीर में भाजपा के संगठन को और नई ऊर्जा देगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी में संगठनात्मक मजबूती को और आगे ले जाएगा। फिलहाल इस बड़ी राजनीतिक गतिविधि पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा जम्मू कश्मीर की राजनीति और भाजपा के संगठनात्मक विस्तार को किस तरीके से नई दिशा दे सकता है। अगली खबर जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद आई भारी तबाही से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिले में ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां देर रात बादल फटने और मूसलाधार बारिश के बाद भारी तबाही मचा दी है। डोडा के जिला के प्रेमनगर इलाके में रात करीबन 1:30 बजे बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आई और पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा, चट्टानें और पत्थर जम्मू किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर आ गिरे, जिसके चलते ये महत्वपूर्ण हाईवे पूरी तरीके से बंद हो चुका है और इस दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई वाहन भी मलबे में फंस गए हैं और सड़क पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम और अन्य राहत एजेंसियां भी वहां मौके पर पहुंच चुकी हैं और जेसीबी और भारी मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। हालांकि लगातार हो रही बारिश और फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति राहत कार्य में चुनौती भी बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो मौसम सामान्य होने तक जम्मू किश्तवाड़ हाईवे पर यात्रा करने से बचें और केवल आधिकारिक सलाह के बाद ही सफर करें। उधर किश्तवाड़ जिले में भी बादल फटने का असर देखने को हुआ है, जहां निर्माणाधीन क्वार जल विद्युत परियोजना की साइट क्षेत्र में भारी मात्रा में एक लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में आ गया है, जिसके बाद वाहन जो हैं वहां बड़ी संख्या में कई वाहन जो हैं उन मलबे की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और परियोजना स्थल पर भी राहत और सफाई अभियान जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों जिलों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है
और मौसम में सुधार होते ही हाईवे को बहाल करने और प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति लौटाने का प्रयास तेज किया जाएगा। मौसम विभाग ने भी ये अंदेशा जताया है कि पहाड़ी क्षेत्र में अगले कुछ समय तक भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की आशंका जाहिर की है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती जम्मू किश्तवाड़ हाईवे को पूरी तरीके से बहाल करना और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य को तेज करना जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि वहां पर हालात जो हैं वो जल्द से जल्द सामान्य बनाए जा सकें। अब बात करते हैं पहलगांव में हुए आतंकी हमले में एनआईए ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने एक बड़ा और अहम खुलासा किया है। एनआईए ने इस मामले में पाकिस्तानी स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के सरगना और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाया है। सोमवार को विशेष एनआईए अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में हाफिज सईद को न केवल उसके व्यक्तिगत भूमिका के लिए बल्कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को प्रमुख के तौर पर भी नामजद किया गया है। एनआईए के अनुसार हाफिज सईद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की 2023 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए की कई प्रमुख धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनमें भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना, पाकिस्तान की धरती से आतंकी साजिश रचने, आतंकियों को निर्देश देने और पूरे आतंकी नेटवर्क को संचालित करने जैसे आरोप शामिल हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले दाखिल की गई 1597 पन्नों की मूल चार्जशीट का विस्तार है, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों के साथ पाकिस्तान की साजिश और हाफिज सईद की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया है। इससे पहले 15 दिसंबर 2025 को एनआईए ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर साजिद जट, ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकी और के साथ साथ में 2 गिरफ्तार किए गए आरोपियों और प्रतिबंधित संगठन आरती संगठन लश्कर-ए-तोयबा और टीआरएफ को आरोपी बनाया गया था। अब नई चार्जशीट में सीधे हाफिज सईद का नाम जोड़कर जांच एजेंसियों ने सीधा संदेश दिया है कि इस पूरे हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने एक हमले को अंजाम दिया था। धर्म के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया था और इस आतंकी हमले में 25 पर्यटकों की जान चली गई थी और कई स्थानीय लोग जो हैं उसमें घायल हुए थे। इस घटना में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर जांच और आतंकियों के खिलाफ जांच शुरू किया गया था। मामले की शुरुआत पहलगांव थाने में एफआईआर दर्ज होने से शुरू हुई थी, जो शुरुआती जांच पुलिस ने की थी। बाद में गृह मंत्रालय ने इस मामले को एनआईए को सौंप दिया था। तब से एनआईए लगातार तकनीकी, डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत जुटाने के साथ साथ पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। एनआईए का कहना है कि जांच अभी जारी है और पाकिस्तान से संचालित पूरे आतंकी नेटवर्क, उसके हैंडलर, उसके फंडिंग चैनल्स और साथ साथ में साजिश के हर पहलू को बेनकाब करने के लिए लगातार सबूत जुटाए जा रहे हैं। हाफिज सईद को इस चार्जशीट में आरोपी बनाए जाने और इस हाई प्रोफाइल आतंकी हमले की जांच को एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम जो है वो माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले में अदालत की आगे की कार्रवाई और जांच एजेंसियों की अगली रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। अगली खबर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजे में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। हालात अब इतने गंभीर बताए जा रहे हैं कि आंदोलन के नेतृत्व कर रहे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पूर्व प्रमुख सरदार अमन खान ने भारत और जम्मू कश्मीर के लोगों से मानवीय सहायता की अपील भी की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान प्रशासन की सख्ती के बाद पीओके में खाने पीने और दवाइयों का संकट लगातार गहराता जा रहा है और आम लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सरदार अमन खान ने रावलाकोट में आयोजित एक बड़ी जनसभा में कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार इसी तरीके से लोगों पर अत्याचार करती रही तो भारत को मानवीय आधार पर मदद भेजनी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी को राहत सामग्री के लिए खोला जाए ताकि ज़रूरतमंद तक खाना और ज़रूरत दवाइयाँ पहुँच सके।
अपने संबोधन के दौरान उन्होंने लोगों से पूछा क्या उन्हें एलओसी की ओर मार्च करना चाहिए, जिस पर सभा में मौजूद हजारों लोगों ने जोरदार समर्थन जताया। हाल ही के दिनों में पीओके के कई हिस्सों में पाकिस्तानी विरोधी नारे भी सुनाई दे रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने अपने भविष्य का फैसला खुद करने की मांग दोहराई है। बताया जा रहा है कि पिछले कई सप्ताह से पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है। शुरुआत में स्थानीय प्रशासन और छोटी मोटी मांगों से जुड़ी थी, लेकिन हाल ही के दिनों में ये पूरा आंदोलन वहाँ पर मानवाधिकार आंदोलन वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों और वहाँ पाकिस्तान के कड़े विरोध का एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। प्रदर्शनकारियों का आरोप लगा रहे हैं कि उनकी आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा बलों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बड़े तादाद में वहाँ पर गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किए गए हैं। इनमें लगातार अगर आप देखेंगे तो झड़पों के बीच में कई बार झड़पें भी हुई हैं और इन झड़पों में लगातार कई लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। फिलहाल ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो एक जन आक्रोश का रूप धारण करता हुआ रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अब सबकी नज़रें इस बात को लेकर टिकी हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान की सरकार इस पूरे प्रदर्शन को रोकने के लिए आखिरकार क्या कुछ रणनीति अपनाती है और जो भारत के साथ गुहार लगाई गई है पीओके के लोगों का, उस पर भारत सरकार आखिरकार क्या कुछ जवाब देती है। और आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में चल रही बाबा अमरनाथ की यात्रा की। बाबा बर्फानी की दर्शनों के लिए इस वर्ष श्रद्धालुओं में गजब उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा शुरू होने के महज 3 दिनों के भीतर करीबन 60,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं। हर हर महादेव के जयकारों के बीच देश भर से आए श्रद्धालु लगातार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। इस बार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि मौसम में बदलाव के चलते पवित्र हिमलिंग बहुत तेजी के साथ पिघल रहा है। ऐसे में श्रद्धालु जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं। हालांकि बढ़ती भीड़ के साथ प्रशासन के लिए एक चुनौती भी खड़ी हो गई है। बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं जिन्होंने यात्रा से पहले अनिवार्य पंजीकरण नहीं करवाया है। बिना पंजीकरण कराए पहुंचे हुए यात्रियों को अब यहां लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल पंजीकरण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर उन्हें यात्रा के लिए तुरंत स्लॉट के तहत आगे भेजा जा रहा है। लेकिन सुरक्षा और यात्रा प्रबंधन की दिशा निर्देशों के तहत सिर्फ प्रतिदिन सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी जाती है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार करीबन 10,000 श्रद्धालु बालटाल से और 10,000 श्रद्धालु पहलगांव मार्ग से ही पवित्र गुफा की ओर रवाना हो सकते हैं। ऐसे में बिना पूर्व पंजीकरण कराए पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन तत्काल पंजीकरण के माध्यम से अधिक लोगों को और श्रद्धालुओं को समावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निर्धारित दैनिक सीमा के कारण सभी को तुरंत यात्रा की अनुमति देना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रशासन ने लोगों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो यात्रा में आने से पहले अपना पंजीकरण जरूर करवाएं और सभी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू रूप से जारी रह सके। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।